नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम भारत की सबसे बड़ी और चर्चित कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल को डिकोड करने वाले हैं। ये कंपनी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा साम्राज्य है। तो बिना किसी देरी के सीधे डेटा और फैक्ट्स पर चलते हैं और इस शानदार डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। 240 रुपए। अब पहली नजर में देखा जाए तो ये रकम बहुत ही छोटी लगती है, मतलब एक साधारण कॉफी की कीमत। लेकिन क्या कोई भरोसा करेगा कि भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज में निवेश की यात्रा लगभग 240 रुपए जैसी आसान रकम से भी शुरू की जा सकती है? जी हाँ, एसआईपी, फ्रैक्शनल निवेश या धीरे धीरे शेयर जोड़ने की रणनीति के जरिए मार्केट के प्रतिभागी इतने छोटे से कदम के साथ भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ये तथ्य अपने आप में काफी हैरान करने वाला है और दिखाता है कि आजकल वित्तीय बाजारों तक पहुंच कितनी सुलभ हो गई है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन विषयों को कवर करने वाले हैं। पहला, कैसे ये सिर्फ एक तेल कंपनी से कहीं आगे निकल चुकी है। दूसरा, इसके फंडामेंटल्स और तकनीकी रुझान। तीसरा, फ्यूचर ग्रोथ के उत्प्रेरक। चौथा, निवेश से जुड़े छिपे हुए जोखिम। और आखिर में रणनीति, खरीदें, होल्ड करें या प्रतीक्षा करें। पहला हिस्सा, सिर्फ एक तेल कंपनी से परे। चलिए इस मल्टी सेक्टर दिग्गज की परतों को खोलते हैं। अक्सर समाज में एक गलतफहमी होती है कि ये बस एक रिफाइनिंग कंपनी है, बड़ी बड़ी मशीनें और तेल के कुएं, लेकिन असलियत में इस कंपनी का पोर्टफोलियो एकदम विविध है। ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C और रिफाइनिंग के अलावा यहाँ जियो टेलीकॉम जैसा एक विशाल नेटवर्क है जिसने इंटरनेट की दुनिया बदल दी। देश भर में फैला इनका रिटेल बिजनेस और तेजी से बढ़ती डिजिटल सर्विसेज भी इसमें शामिल हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। न्यू एनर्जी के फील्ड में जैसे सोलर, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन, वहां भी काफी बड़ा विस्तार हो रहा है। ये सारे अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स मिलकर एक बेहद विशाल और लगातार मुनाफा कमाने वाला इंजन बनाते हैं। यही विविधता इस कंपनी को लंबी अवधि के निवेशकों का पसंदीदा बनाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, फंडामेंटल्स और तकनीकी रुझान। मुनाफा कमाने का असली इंजन रूम। किसी भी बिजनेस का सही आकलन फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के परफेक्ट बैलेंस से ही होता है। अगर फंडामेंटली देखें तो एक मजबूत ब्रांड, विशाल एसेट बेस और सॉलिड कैश फ्लो इसे एक बहुत बड़ा सहारा देते हैं। इनकी बड़े पैमाने पर निवेश करने की क्षमता और लगातार आने वाला राजस्व लंबी अवधि के निवेशकों को काफी सुकून देता है। वहीं अगर तकनीकी नजरिए से देखा जाए तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव माना जाता है। चार्ट पर जब भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास आती है, वहां अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है। हालांकि मार्केट के तकनीकी एक्सपर्ट्स हमेशा इसके प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल्स पर बाज जैसी नजर रखते हैं। यहाँ पर एक सबसे जरूरी पॉइंट समझना होगा, भले ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है और किसी नई तेजी का इशारा मिलता है तो उस नए ब्रेकआउट की पुष्टि हमेशा मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ ही होनी चाहिए। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट बिना इंजन की गाड़ी जैसा होता है। इसके अलावा हर नए क्वार्टर के वित्तीय नतीजे तस्वीर को बदल सकते हैं, इसलिए कोई भी ठोस राय बनाने से पहले ताज़ा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक करना बिल्कुल न भूलें। डेटा पर आधारित अनुशासन ही बाजार में सबसे ज्यादा काम आता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विकास के भविष्य के उत्प्रेरक। आखिर आने वाले कल की ग्रोथ कहां से आएगी? आने वाले समय में असली धमाका नए सेक्टर्स से होने की उम्मीद है। जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल का कस्टमर बेस तो लगातार बढ़ी रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो फील्ड सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है ग्रीन एनर्जी में किया जा रहा भारी निवेश। ये भविष्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास भी इनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कंज्यूमर बिजनेस का ये निरंतर विस्तार आने वाले कल के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार कर रहा है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, छिपे हुए निवेश जोखिम। मैक्रो इकोनॉमिक और रेगुलेटरी बादलों के बीच का सफर। कहा जाता है कि जहां हाई रिटर्न की संभावना होती है वहां रिस्क भी साथ चलता है। इस कंपनी के साथ भी कुछ विशिष्ट जोखिम जुड़े हुए हैं। सबसे पहला, चूंकि रिफाइनिंग और O2C अभी भी इनके बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक आने वाला उतार चढ़ाव इनके मार्जिन पर सीधा असर डाल सकता है। फिर आते हैं सरकारी नीतियों या विनियामक बदलाव जो किसी भी समय पूरा खेल पलट सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का डर और कंपनी द्वारा भविष्य के लिए जो भारी भरकम पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स किया जा रहा है, उसका बोझ भी फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ सकता है।
इसी वजह से सारी पूंजी किसी एक ही कंपनी में लगाना कभी भी समझदारी नहीं मानी जाती। तो अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, रणनीति। खरीदें, होल्ड करें या प्रतीक्षा करें। डेटा को एक एक्शन लेने योग्य ढांचे में बदलना। यहाँ मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए 2 बिल्कुल अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। जो लोग 5 से 10 साल का लंबा नजरिया रखते हैं, उनके लिए SIP के जरिए या थोड़ी थोड़ी गिरावट पर शेयर्स खरीदना एक सिस्टमैटिक और अनुशासित अप्रोच माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ छोटी अवधि के ट्रेडर्स के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए और कोई भी कदम उठाने से पहले चार्ट पर ठोस टेक्निकल कंफर्मेशन और वॉल्यूम ब्रेकआउट का सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि कोई भी पूर्णतः भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। टारगेट्स हमेशा मार्केट के मूड, कंपनी के नतीजों और ग्लोबल हालात पर निर्भर करते हैं। शेयर बाजार पूरी तरह से जोखिमों के अधीन है, इसलिए ये जरूरी है कि हमेशा अपनी खुद की रिसर्च की जाए या कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ली जाए। तो आज के इस विश्लेषण में इस विशाल कॉर्पोरेट साम्राज्य के बिजनेस मॉडल, टेक्निकल ट्रेंड्स और भविष्य की असीम संभावनाओं को गहराई से समझा गया। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। इस विशाल कंपनी के विकास का अगला सबसे बड़ा ट्रिगर आखिर क्या साबित होगा? क्या वो AI क्रांति होगी, रिटेल सेक्टर का बढ़ता दबदबा या फिर ग्रीन एनर्जी का रेवोल्यूशन? ये सच में सोचने वाली बात है। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का ये विश्लेषण यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि मार्केट की गतिशीलता को समझने में इससे काफी मदद मिली होगी। डेटा को क्लोजली ट्रैक करते रहें, सीखते रहें और इस रोमांचक सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।